जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज का भारत के किसानों और कृषि पर इस कदर बुरा असर पड़ रहा है कि अब राष्ट्र की सुरक्षा यानी कि नेशनल सिक्योरिटी को संकट में डाल देने तक की नौबत आ सकती है। जहां एक और देश का लगभग पूरा टेलीविजन मीडिया एक ही पक्ष और उनके नेताओं के गुणगान गाने में मग्न है, देश के कुछ समाचार पत्रों में अभी भी ऐसे पत्रकार पाए जाते हैं जो इस प्रगाढ़ संकट को लेकर न सिर्फ चिंतित हैं बल्कि उसके बारे में बड़ी बारीक समझ और संवेदनशीलता से लिखते हैं। उनमें से एक नाम है मनीष मिश्रा, जो कि दैनिक अमर उजाला के लिए रिपोर्टिंग करते हैं और जिन्होंने हाल ही में प्रतिष्ठित रामनाथ गोयनका सम्मान जीता है अपनी क्लाइमेट चेंज और कृषि के ऊपर एक श्रृंखला के लिए। मयंक शायर रिपोर्ट से मनीष मिश्रा से बातचीत की ये जानने के लिए कि क्या भारत सरकार और राज्य सरकारों में इस विषय को लेकर जिस तरह की जागरूकता और दीर्घदृष्टि होनी चाहिए हैं। मनीष मिश्रा। मनीष, आपको मुबारकबाद रामनाथ गोयनका सम्मान पर। ये तो मुझे लगता है आपने आदत बना ली है। सर शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस जगह नवाजी के लिए। जी, 2022 के पहले 9 महीनों में 88% दिन ऐसे थे जब भारत में बेमौसम बरसात और बेतहाशा गर्मी पड़ी। ये सीधा क्लाइमेट चेंज का असर है। ऐसे में भारत के किसान कैसे निपटते हैं? जो भारत में एक सबसे बड़ी समस्या है, रही बात, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा जो किसानों के निपटने की समस्या है, वो किसान निपट नहीं रहे हैं, किसान क्लाइमेट चेंज से निपटे जा रहे हैं। जैसे अभी अभी क्या हो रहा है कि गेहूं की फसल पकी खड़ी है खेतों में, बारिश हो गई है। फरवरी के महीने में बहुत सारी गर्मी शुरू हो गई थी। तो क्लाइमेट चेंज कैसे किसानों की जो फसलें हैं उस पे इम्पैक्ट डाल रहा है, वो उनको नुकसान दिख रहा है। लेकिन अब क्लाइमेट चेंज एक बला है, वो किसान किसान उसे जानता ही नहीं, उस नाम से वो अनभिज्ञ है। उसको समझ नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है। मतलब जब फसल पकती है तो बारिश आ जाती है, जब गेहूं या कोई फसल बोता है तो बारिश आ जाती है, अनएक्सपेक्टेड गर्मी पड़ने लगती है, बाढ़ का मौसम आ जाता है। वो जो 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 मौसम है वो इतना जल्दी फ्रिक्वेंटली चेंज होता है कि वो किसान अपने आप को एडजस्ट ही नहीं कर पा रहा है। वो किसानों के लिए जो अभी इंडिया में सबसे बड़ा जो है, जो एक बहुत बड़ी जो कह सकते हैं कि बहुत बड़ा मुद्दा है खेती का, वो एमएसपी और बाजार ये सबसे ना होके अगर क्लाइमेट चेंज होना ही चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्ट इम्पैक्ट डाल रहा है। एमएसपी तो कभी भी आप घट बढ़ा सकते हैं, कभी भी कुछ कर सकते हैं, पर क्लाइमेट चेंज से क्या है कि फसल की पूरी फसल चौपट हो रही है। अभी इस बार गेहूं के सीजन में सर, ये जो पंजाब और हरियाणा की जो हालत है, वो पूरी की पूरी फसल गिर गई है। कहते हैं कि 25% जो है लॉस होगा। वो एमएसपी को बढ़ा देने से भी वो जो है मीट नहीं करेगा। तो आज जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो क्लाइमेट चेंज बन गया है, ना कि दूसरे बाजारीकरण और ये दूसरे लोगों का नेता लोग नाम लेते रहते हैं कि ये इनकी वजह से हमारी फसलें चौपट हो जाएंगी, हमारी खेती गिरवी रख दी जाएगी। लेकिन जो असली असली जो दुश्मन है वो क्लाइमेट चेंज है। और मुझे अच्छा लगा आपने इस बात का विस्तार से जिक्र किया, क्योंकि दूर से मैं तो अमेरिका स्थित हूं। मुझे नहीं लगता कि इस विषय के बारे में केंद्र सरकार या राज्य सरकारों में इस तरह की संवेदनशीलता है जैसी आप बता रहे होनी चाहिए। खासकर जब किसानों के शिक्षा की बात है क्लाइमेट चेंज के बारे में। जैसे कहा आपने, क्लाइमेट चेंज क्या है उसका ज्यादातर किसानों को पता भी नहीं है। वो सिर्फ उसका असर देखते हैं और उसकी दुहाई देते हैं, उनको पता नहीं कि हो क्या रहा है। सर सबसे बड़ी चीज है क्लाइमेट चेंज। वही बात है, क्लाइमेट चेंज आया कहाँ से? जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े कंपनियां जो उन्होंने किया और भुगत किसान रहा है। वो तो एसी कमरे में बैठ जाते हैं, वो तो गर्मी ज्यादा होने लग गई तो 2 एसी लगा लिए, बारिश ज्यादा होने लग गई तो
घर में बैठ के पकौड़े खाने लग गए। एक बहुत बड़ा वो जी। बनता है, एक एक लेकिन किसान जो करे कोई भरे कोई, हालत वो हो रही है। जो रही बात किसानों को एजुकेट करने की, अब क्या है कि धीरे धीरे क्रॉपिंग पैटर्न को सर बदलना पड़ेगा। किसान अभी पुरानी उससे क्रॉपिंग पैटर्न पे आ रहा है कि वो कभी जब वो उसके बाबा परदादा से हो रहा था कि गेहूं की बुआई होनी है, इस माह में होनी है, इस माह में होनी है। लेकिन यहाँ पे तो क्रॉप साइकिल चेंज हो रहा है। उस माह में यहाँ पे गर्मी पड़ती है, या उस माह में वहाँ पे मौस खेती नहीं खाली मिलता है। तो अब कम समय में होता क्या है सर, कम समय में चीजें जल्दी तैयार हो जाती है। हम्म। और ये चीज जो सरकार है वो उनको समझा ही नहीं पा रही है किसानों को। वो कैसे इसके लिए आप सिर्फ यहाँ पे मान लीजिए कई फसल चौपट हो गई, आपने 500 500 1000 1000 के 2 2 हजार के चेक बांट दिए आपदा राहत कोष के तौर पे। जो ऊँट के मुंह में जीरा है, सरकार का ये एक बहुत बड़ा फंडा बन गया है सर, कि कहीं कोई नुकसान होता है बस पैसा बांट दो, काम हो जाएगा, आदमी चुप हो जाएगा। अगर किसी की डेथ होती है तो कंपनसेट कर दो, जी। किसान की फसल जाती है तो उसको पैसा दे दो। तो बात है कि कब तक आप बांटेंगे, कब तक आप करेंगे, और क्या जो आप दे रहे हैं उसके लिए वो सफिशियंट है। जी। वो जो नुकसान हो रहा है, और वो जो अनभिज्ञता है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी खिसकती जा रही है नीचे। वो उनको ये क्लाइमेट चेंज तो हमें लगता है कि प्राइमरी के सब्जेक्ट में शामिल होना चाहिए, हमारे एजुकेशन सिस्टम में शामिल होना चाहिए। जैसे हम नैतिक शास्त्र और नैतिक शिक्षा की कहानियां पढ़ते थे, अब क्लाइमेट चेंज चेंज का एक सब्जेक्ट बनना चाहिए, ताकि गांव के बच्चे या लोग की ये ऐसे क्लाइमेट चेंज असर डाल रहा है, हम ये कर रहे हैं तो ये नुकसान हो रहा है। जो जो हम सिर्फ बड़े बड़े सेमिनार्स में सुनते हैं, वो हमें अपनी अब डेली लाइफ में लाना पड़ेगा, तभी हम उन चीजों से बच पाएंगे। नहीं, अभी तो हम करते जाते हैं, क्योंकि जो कर रहा है उसको पता नहीं है, जो भुगत रहा है उसको भी नहीं पता है। और बातें हो रही हैं बड़े बड़े सेमिनार्स में, ऑनलाइन बड़े बड़े जो है पैनल्स में। तो ये एक बहुत बड़ा मिसमैच है, बहुत बड़ा गैप है इंडियन जी। एग्रीकल्चर और इंडियन पॉलिसी मेकर्स के बीच में। एक बहुत बड़ा गैप है। वो पॉलिसी बनाते हैं सर, वो एसी कमरों में बैठ के पॉलिसी बनाते हैं, नंबर एक। नंबर दो, पॉलिसी इंडिया का जो क्लाइमेट है वो हर स्टेट टू स्टेट, रीजन टू रीजन बदलता रहता है। लेकिन हमारी जो पॉलिसी बनती है पूरी भारत भर की एक बनती है कि गेहूं बोना है तो हर जगह एक ही रेट होगा। भाई पंजाब हरियाणा में फेवरेबल कंडीशंस हैं, लेकिन क्या उत्तराखंड में गेहूं की कंडीशंस वही है? तो जहां पे जो चीज हो सकती है, आप उस हिसाब से उसको बेनिफिशियरी बनाएं, उस हिसाब से पॉलिसी बनाएं, उस हिसाब से लोगों को प्रमोट करें। तो इसको ओवरहॉलिंग की जरूरत है, एक तरीके से इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम को ओवरहॉल करने की जरूरत है, ताकि जो ये हमारे किसान आंदोलन हो रहे हैं वो आंदोलन फिर से ना हो। जो फिर से किसान खड़े हो, आंदोलन किस चीज का है अल्टीमेटली सारी चीज आमदनी से जुड़ी है ना। जी। किसान को पैसा मिलेगा तो वो क्यों जाएगा वो बॉर्डर पे जाके गोली खाने के लिए, लाठी खाने के लिए? तो पैसा अगर उसको मिल जाएगा, आप उसको वो चीज बुआएंगे या वो चीज करेंगे, उस चीज को सरकार को सब पता होता है, सरकार कर सकती है। उसको क्या है, उसको सिर्फ पॉलिसी बनानी कि गेहूं इतना है, ठीक है, आप सरसों का हमने रेट बढ़ा दिया है, अब किसान को लगेगा यार सरसों बोएंगे तो हमें फायदा ज्यादा होगा, वो ऑटोमेटिक वो शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन आप भी, आपकी पॉलिसी ऐसी है कि आप गेहूं को ही प्रमोट कर रहे हैं, तो किसान को लगता है ये ड्यूरेबल फसल है, हम यही उगाते हैं। वो एक ही चीज उगाता रहता है। सारा जो झगड़ा है वो इसी चीज का है। एक तरफ क्लाइमेट चेंज से परेशान है, दूसरी तरफ पॉलिसी से परेशान है। और इसके लिए सरकार को बीच में एक एक कहते हैं ना, एक ब्रिज के तौर पे आना पड़ेगा, कि एजुकेशन सिस्टम में बताना पड़ेगा, हमारे साइंटिस्ट उनको बताएं कि भाई आप गेहूं बो रहे थे। अब जैसे धीरे धीरे सर क्या हो रहा है, मानसून शिफ्ट कर रहा है जी। इंडिया में। मानसून जैसे 15 जून से आता था, अब वो जुलाई अगस्त से शुरुआत होती बारिश, जुलाई जुलाई से, और उधर अक्टूबर नवंबर तक बारिश होती है। तो हो क्या रहा है कि मानसून 15 दिन, अभी बात हो भी रही थी, 15 दिन मानसून शिफ्ट कर गया है।
जो मैं 3-4 साल की पैटर्न पिछला देख रहा हूँ, तो सरकार भी यही बातचीत मैंने कहीं अखबारों में के माध्यम से पढ़ा कि ऐसा हो रहा था, क्यों ना एक हम डेट फिक्स कर दें कि आगे बढ़ा दें, जो प्रैक्टिकल हो रहा है। अब आप कब तक कागजों में वो चीजें करते रहेंगे? जो प्रैक्टिकल देख रहे हैं, वो उससे किसानों को बचाया जा सकता है, भाई किसान उस हिसाब से तैयारी करेगा। तो ये इस तरीके की चीजें करने की जरूरत है और हर स्तर पे करने की जरूरत अ, ये विषय इतना बड़ा है मनीष। एक और तो फूड सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, और दूसरी ओर किसानों की साक्षरता का मामला है। ये इतना जुड़ा हुआ है, ये इतना बड़ा उसका विस्तार है, फैला हुआ है। और इसके लिए जो विजन चाहिए सरकारों में, मैं सिर्फ केंद्र सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सारे राज्य सरकारों की भी बात कर रहा हूं, वो मुझे दिख नहीं रहा है। और आप तो इतने टाइम से इस बात पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो आप जब मुखातिब होते हैं ये पॉलिसी मेकर से या पॉलिटिशियन से, तो क्या आपको लगता है कि ये विषयों के बारे में कोई सोचता भी है? सर वही जो मैंने अभी चर्चा कर रहा था कि क्या है कि सब बड़ा आम हो गया है कि अब चर्चा करते भी हैं तो बंद दरवाजे में चर्चा करते हैं, नंबर एक। अब क्या बात करते हैं वो नहीं पता। दूसरी बात, आप जब कोई घटना घट जाती है तो जाके आप मुआवजा दे देंगे, उससे आप असली समस्या नहीं खत्म होनी है। ये लोग इनका क्या है, तत्कालिक लाभ देने की होती है कि भाई किसान का नुकसान हो गया, खेत में आसमानी बिजली गिरी, फसल की फसल पूरी जल गई, ठीक है, उसको मुआवजा दे देते हैं। ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। जो फसल बीमा योजना, ये सारी चीजें हैं, वो तो एक अलग ही टॉपिक है, उस पर हम अगर बात करें जी। तो वो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। मैं कह रहा हूँ कि पॉलिसीज की, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी में मुझे लगता है कि अभी घुसना ही नहीं चाह रहे हैं। अभी क्या है कि किसान आंदोलित है, अच्छा पैसा दे देते हैं, उनको दे देते हैं। अभी क्या ना, छोटी छोटी चीजों पे है। फूड सिक्योरिटी जो सबसे बड़ा है, फूड सिक्योरिटी के लिए क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा चैलेंज है। फूड सिक्योरिटी प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप गेहूं कम उगाएंगे, धान उगाएंगे, भाई वो फसल उगाने वाला भी है। वो दाल दाल की बात करें, तिलहन की बात करें, वो हमारे भारत में बहुत कम है। जितना जितनी हमारी नीड है उसका 50% हम उगाते हैं। तो कहाँ सिक्योरिटी कहाँ रही? वो भी तो फूड है। फूड सिक्योरिटी में सिर्फ व्हीट एंड राइस को जोड़ना वो फूड सिक्योरिटी नहीं है। एक बैलेंस डाइट हमारी फूड सिक्योरिटी होनी चाहिए। कितना प्रोटीन है, कितना कितना हम मिल्क ले रहे हैं, कितना हम बाकी चीजें ले रहे हैं। इंडिया में क्या है कि अगर हम एक चीज पकड़ लिए तो वो पकड़ते ही रहते हैं। जी। हम जो हम भारतीय किसान की बात करें, वो किसान भी आज अपनी बैलेंस डाइट, अपनी फूड सिक्योरिटी को लेके जागृत नहीं है। वो हेल्थ को लेके जागृत नहीं है। वो कई तरीके से सर प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो एक ही चीज उगाता है, उसमें अगर लॉस हो गया तो उसको लंबा जाता है, पूरी की पूरी फसल चौपट हो जाती। पहले जो इंडियन कल्चर में था कि वो अपने खाने का 4-5 चीजें वो हमेशा उगा के लेते थे। दलहन भी करते थे, तिलहन भी करते थे, और भी मिलेट्स उगाते थे। लेकिन अब ये सब गायब हो गया। अब सिर्फ हमारी जो मेन फसल, मेजर क्रॉप्स है, गेहूं धान, गेहूं धान, गेहूं धान के ऊपर बाजा बजाते रहते हैं। ज्यादा हो जाता है तो एफसीआई के गोडाउन्स में सड़ता रहता है, और कम हो जाता है तो कहेंगे कि साहब हम इंपोर्ट कर लेंगे। सरकार के लिए क्या है? सरकार को सर जितना अब ये जो सारा बवाल है, ये जो किसान आंदोलन है, या जो बाकी बाकी चीजें हैं, हमको इंटरनेशनल मार्केट में गेहूं या ये सारी चीजें सस्ती पड़ती हैं, इंडियन मार्केट में एफसीआई के माध्यम से खरीदने की बनस्पत। तो सरकार के लिए आसान है, बाहर से वो खरीद लेती है। सवाल है कि आप, ये भी हमारा हल नहीं है। हम हम गेहूं धान अधिक पैदा होता है तो उसको बचाने की चिंता है। दलहन तिलहन मिलेट्स ये नहीं पैदा होता है तो हम बाहर से खरीदते हैं। मतलब हम अपनी, मुझे खुद कभी कभी आश्चर्य होता है कि ये इतनी बड़ी बात हम जैसे लोग उसको समझ ले रहे हैं, तो ये जो बड़े बड़े पॉलिसी मेकर्स हैं, ये जो थिंकर्स हैं, ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि भाई हम क्यों तिलहन पे हम इतना पैसा बाहर क्यों जा रहा है। लेकिन उसका एक अलग ही गणित है, उसको भाई बाहर से जी। इंपोर्ट करने वाला
ये बहुत बड़ा व्यापारी होगा, फिर उसको फैसिलिटेट करने के लिए वो आएगा, तो उसका धंधा चौपट होगा। तो ये जो हम डिस्कस कर रहे थे कि राजीव गांधी का जो ऑयल सीड्स। मस्टर्ड मस्टर्ड मिशन का था, उसके बाद सर क्या धीरे धीरे वो बढ़ता ही जा रहा है, वो गैप बढ़ता जा रहा है। हम हमारी हमें दो तरीके की पॉलिसी करनी पड़ेगी। एक तो एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या है। हम तात्कालिक है कि ज्यादा से ज्यादा हम दवाइयां यूज कर रहे हैं। इंडियन मार्केट में सर पेस्टिसाइड्स का अप्रॉक्स 50,000 करोड़ इतना कुछ मार्केट है, 40,000 करोड़ या 50,000 करोड़ का। भारत का पिछले साल का जो एग्रीकल्चर बजट था वो 1.25 लाख करोड़ का था। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां वहां जहां पे, ये इसका एक और भी बड़ा जो रैकेट है कि जो बाहर की कंपनियां हैं, अब इसको कोई उठा नहीं सकता। ये बहुत बड़ा लॉबी है कि वो बाहर, वही विदेशों में मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वही विदेशों में वो पेस्टिसाइड बैन है, लेकिन इंडिया में वो धड़ल्ले से बिक रहा है, जिससे कैंसरस होने कारण होते हैं, जो जिससे कैंसर होने की संभावना रहती है। तो ये हर स्तर पे पॉलिसी की बात है, ये पॉलिसी मेकर्स को सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा हेल्थ भी जुड़ा हुआ है। हम लगातार यहाँ पे कैंसर की प्रॉब्लम्स पाकिस्तान में, सॉरी पंजाब में तो इतनी प्रॉब्लम है, इतना पेस्टिसाइड डालते हैं, इतना सारी चीजें पड़ती हैं कि लोग, मैंने तो देखा है कि वहाँ पे सर बेचने के लिए अलग उगाते हैं, खाने के लिए अलग उगाते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, वो उनको पता है, लेकिन वो खाने के लिए, अपने खाने के लिए अलग उगाएंगे, और जो एफसीआई को बेचना है, जो मार्केट में बेचना है, उसमें खूब पेस्टिसाइड डालेंगे और अलग करेंगे। वही चीज जाती है घूम करके। तो हम मेरा जो अपना एक सोचना है कि जो भारत का जो एग्रीकल्चर है, फूड सिक्योरिटी से जोड़ने के लिए हेल्थ सिक्योरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, मैं वही उसी सब्जेक्ट पे आ रहा था। जैसे आपने कहा, अगर हेल्थ सिक्योरिटी नहीं है तो कोई सिक्योरिटी नहीं है। अब आप फिर फूड सिक्योरिटी भूल जाइए, नेशनल सिक्योरिटी भूल जाइए, राष्ट्रवाद भूल जाइए, भाईचारा भूल जाइए। अगर वही नहीं है, हेल्थ ही नहीं है, तो क्या है फिर? तो ये तो ये ये बहुत बहुत गहन विषय है। तो आप तो एक पत्रकार के नाते, एक अखबार जो अमर उजाला में जो आप काम करते हैं, आपको क्या लगता है कि देश का मीडिया, खासकर प्रिंट मीडिया, इस बात को लेके कुछ सोचता भी है, या वो उनको तो चिल्लाने में और गालियां देने में ही इंटरेस्ट है ज्यादा? सर ये तो सारे लोग देख ही रहे हैं क्या माहौल है, लेकिन प्रिंट मीडिया तो फिर भी बचा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का तो बहुत ही बुरा हाल है। तो प्रिंट मीडिया क्या है कि हाँ, ये जो हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, ये एक ऐसा टॉपिक है, इसके लिए तो गांव कनेक्शन जैसे अलग अलग अखबार मतलब समर्पित रहे, वो कितना अच्छे से लिखते हैं। जी। इसको सर लिखने के लिए फिर वही कि इसको इसको रिपोर्ट करने के लिए इसका नॉलेज बहुत जरूरी है, और नॉलेज के लिए हमको इसको पढ़ाना पड़ेगा। तो घूम फिर के हमारे सिलेबस का हिस्सा बन जाता है। हमको हेल्थ सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, ये सब हमारा कहते हैं ना कि कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, कि हम एक किसान के तौर पे, हम एक पढ़े लिखे शहरी के तौर पे हम जाने तो सही। हमारे लिए बहुत आसान है कि जाके हम पैकेट में ले आते हैं, लेकिन पैकेट जितना प्रिजर्वेटिव यूज होता है आजकल, इतना ब्रांड्स में करते हैं वो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कैसे हो सकता है, पर ये सर एक बहुत बड़ा कहते हैं ना, बहुत चिंता का विषय है। इसको तो करना ही पड़ेगा। तो तो शुरुआत बहुत ग्रास रूट लेवल से करनी पड़ेगी। जी और क्लाइमेट चेंज, इसके लिए बहुत सारी चीजें हैं सर। एग्रीकल्चर को करना है तो पेस्टिसाइड एक अलग प्रॉब्लम है। ये जो हाइब्रिड सीड्स हैं, ये एक अलग प्रॉब्लम है। नंबर 3, मार्केट एक अलग प्रॉब्लम है, और जो हम पैदा कर रहे हैं वो एक अलग प्रॉब्लम है। अभी क्या है कि एक एक टॉपिक की अगर बात करें तो इतना ज्यादा लेंदी हो जाता है
कि हम इतना जितना ही हाईटेक हो रहे हैं उतना ही नुकसान होता जा रहा है। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे लिए ज़रूरी था। उस टाइम पे इंडिया के लिए ज़रूरी था फूड सिक्योरिटी के लिए। लेकिन वही ग्रीन रेवोल्यूशन आज एक कहते हैं कि किसानों के लिए बहुत मुश्किल ये बन गया कि किसान उसी के उसके अलावा कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। अब उसके अलावा क्या कि खेतों में वो रासायनिक खाद डाल के बिना कुछ पैदा नहीं हो सकता। वो पेस्टिसाइड के बिना अब तरह-तरह के कीड़े पैदा हो गए हैं। मिट्टी की अपनी तो सेहत की बात करें ही करें सर, हमारी मिट्टी की सेहत खराब हो गई है। वही बीमार हो गई है तो उसके जो पैदा होगा उसको खाने वाला कहाँ से स्वस्थ होगा? तो जी इतनी तफसील से बता रहे हैं आप, मुझे हैरानी इस बात की है कि इतना गहन विषय, जैसे मैंने कहा पहले, और आप जैसे दो चार पांच लोग इस पे ध्यान देते हैं, प्रिंट मीडिया हो या कोई भी मीडिया हो। आपको क्या लगता है देश के मीडिया को क्या करना चाहिए इसके बारे में कि कुछ ऐसी बात हो कि कम से कम हर अखबार में या हर टेलीविजन चैनल पे एक स्पेशलाइज्ड जर्नलिस्ट हो जिसको, जैसे आपको समझ आए, इनको भी समझ हो, और ये पूरे देश का मामला, ये किसी एक प्रांत का या एक प्रजा का मामला नहीं है। सर बिल्कुल इसके लिए मैं तो जैसे पी साईनाथ जैसे लोग यहाँ जी पे उनको मैं फॉलो करता हूँ, उनसे मैं सीखता हूँ। मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर रिपोर्टिंग को ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी और सब जो सब्जेक्ट्स को लाने के लिए बहुत गिने-चुने सब अखबार हैं और उसमें इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहते। वो सिर्फ़ विज्ञापन के लिए उनको करते रहते हैं। तो एग्रीकल्चर जो जर्नलिस्ट हैं, उसको तवज्जो देनी पड़ेगी। अब क्या है कि जो पॉलिटिकल जर्नलिस्ट है, वो अगर जाके किसी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या इन सब से मिलेगा, तो उसको बहुत बड़ा मानेंगे। जी लेकिन अगर एक किसान का एग्रीकल्चर जर्नलिस्ट है, वो किसान के पास जाता है, उसको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। पॉलिटिकल जर्नलिस्ट को तो 10 किलोमीटर जाना है, उसको 70 किलोमीटर जाना है। वो उसको मेहनत दिल्ली में बैठ बैठ के पेलते रहते हैं, और कुछ मैंने हाँ, तो देखा है, तो जी उनको तो छोड़ और ही दीजिए आप। वो और लेकिन क्या है वही दिखते हैं, उन्हीं को सम्मानित किया जाता है। जी लेकिन तो क्या है ना इधर चाव ही नहीं पैदा हो पाता है। क्योंकि मैं खुद किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ इसलिए मुझे थोड़ा-सा चीज़ें समझ में आती हैं। अगर लोगों को मूली और शलजम दे दिया जाए और कहा जाए इसमें क्या अंतर है, तो उसमें वो अंतर नहीं बता पाएँगे, है ना? जी। नहीं, आखिरी एक आध सवाल मैं करूंगा, आपको निकलना भी है। तो जी सर। आपको मोटा मोटा सा क्या लगता है, जब आप पूरे देश को देखते हैं क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में, जी, और जैसे अभी मैंने आज सुबह ही पढ़ा कि वेदर ऑफिस ने फोरकास्ट किया कि गर्मी बहुत ही ज्यादा होने वाली है, जी। नेक्स्ट 5 दिनों में काफी टेम्परेचर ऊपर जाने वाला है। ये सब असर है क्लाइमेट चेंज का। तो आपको क्या लगता है कि 2024 के चुनाव जो होने वाले हैं, उसके संदर्भ में कोई भी इस विषय की बात कर रहा है क्या? कोई भी पार्टी, कोई भी नेता, कोई भी पत्रकार? तो मोटा मोटा सा मुझे एक तरह बता दीजिए, फिर मैं आपको जाने दूंगा। सर हमारे यहाँ बहुत ही कटु सत्य है कि मंदिर, मस्जिद हिंदू मुसलमान के आगे सोचता ही नहीं है। जी ये सब टॉपिक ऐसे हैं कि इस पे तो बात होनी चाहिए। ये पॉलिटिकल इश्यू क्यों नहीं है? कोई पार्टी ये कहते हैं कि लेके आए कि हम क्लाइमेट चेंज रेज़िलिएंट फसलों को प्रमोट करेंगे। क्लाइमेट चेंज से हम किसानों को कैसे बचाएँ, उनको पॉलिसी में हमारा एजेंडा होगा। हम हर हर ब्लॉक में क्लाइमेट सेंटर बनाएँगे। एक एक मैं हाइप मतलब अब एक जी ऐसे की बात कर रहा हूँ कि जहाँ किसान जाके बात कर सके कि भाई हमारा ये फसलों में क्या-क्या अंतर आएगा। वो जाके ऑनलाइन वहाँ पे वीडियो चलते रहें, ऐसे सेंटर बनाए जाएँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 800 यूपी में जैसे 820 ब्लॉक हैं, ये 800 सेंटर खड़े करना हर इनका नेटवर्क है। बस एक सोचने की बात है। तो प्रॉब्लम है कि मुझे नहीं लगता है कि ये 2024 में या इसके आगे वाले चुनाव में वो बात होगी, किसान एक मुद्दा होगा। लेकिन वो एमएसपी और जी इस सब जी पे बात करेंगे। ये जो जड़ से समस्या खत्म करने पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है और वो ये समस्या एक नासूर बनती जा रही है। हम इसको जब तक हम इसको हम टैकल करेंगे तब तक बहुत सारा डैमेज हो चुका होगा।
ये अभी तक क्या था, क्लाइमेट चेंज शहरों में दिखता था, लोग लैब्स में देखते थे कि अच्छा ये इतना हो रहा है, ये एसिड रेन हो रही है, ये हो रहा है, गर्मी पड़ गई, बारिश हो गई। जब अब फसलें चौपट होने लग गई हैं, अब कम समय में ज्यादा बारिश होती है। फरवरी में गर्मी थी, मार्च में देखिए बारिश वारिश हो गई, अब फिर गर्मी आ जाएगी। तो इससे बीमारियां बहुत पनपती हैं। फसल का कोई एक अपना सीन नहीं बन पाता है। जब जब फसल को ठंडक चाहिए, जब फसल मेच्योर हो रही होती, तब गर्मी पड़ गई तो दाना छोटा हो गया। फसल को जब काटना है तो बारिश हो गई तो इंसान बैठा है, किसान बैठा है। तो क्या है ना कि सारी चीजें गड्डमड सी हो रही हैं जी। और किसान इसीलिए परेशान है। तो ये मुझे नहीं लगता कि एक सब्जेक्ट बनेगा। लेकिन अगर आप जैसे लोग लगातार इस पे करते रहेंगे और मीडिया कर सकता है, लेकिन मीडिया को खुद इस पे सब्जेक्ट अपने आप को फोकस करना पड़ेगा। जब हम फोकस होंगे तभी तो हम दूसरों का फोकस खींच पाएंगे। तो बिल्कुल, ये चलिए। ये एक नहीं, प्रॉब्लम है। हाँ ना, ये मैं उम्मीद करता हूँ आप जो काम कर रहे हैं बड़ा महत्व का काम है, और आप जैसे कहीं और नौजवान जर्नलिस्ट इस पे थोड़ा ध्यान देंगे तो कुछ कहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन जैसे आपने कहा, मुझे नहीं लगता है कि 2024 या उसके आगे के चुनाव में क्लाइमेट चेंज को लेके कोई भी पार्टी या नेता इस तरह से इन्वॉल्व होगा। मुझे तो नजर नहीं आ रहा है। उम्मीद और करता हूँ आप जैसे लोग उसको बदल पाए। जी, अब कोशिश ही की जा सकती है। ये एक बहुत बड़ा वो था कि जैसे जो मैंने सीरीज करी जिसपे मुझे गोयनका अवार्ड मिला, वो क्लाइमेट चेंज पे ही था कि क्लाइमेट चेंज कैसे फसलों पे इम्पैक्ट डाल रहा है। और किसान देख रहा है, उसको ये पता है कि उसे नुकसान हो रहा है, लेकिन ये नहीं जान पा रहा है कि क्लाइमेट चेंज से नुकसान हो रहा है। और जो वैज्ञानिक है वो शहरों में बात करता है, किसान गांव में बात करता है। शहर और गांव के बीच में सैकड़ों किलोमीटर की दूरी है। उस फासले को जब तक नहीं पाटा जाएगा, क्लाइमेट चेंज की जो बातें हैं वो सेमिनार्स में या एसी रूम्स में ना होके किसानों तक, गांव तक में होनी चाहिए, चर्चाएं होनी चाहिए, जुबान पे आना चाहिए। सिर्फ चर्चा ही ना हो करके उस पर एक्शन दिखना चाहिए, तभी चीजें बदल पाएंगी। नहीं तो लोग ऐसे ही परेशान होते रहेंगे, फिर धीरे धीरे नुकसान झेलते रहेंगे। अब किसान की तो आदत सी है, वो नुकसान झेलता है फिर उठता है, क्योंकि वो जी, बहुत ही आशावादी होता है। बिल्कुल। इतना इतना आशावादी होता है कि उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं होता है। और वो आशावादी इसलिए होता है कि चलिए आगे अच्छा होगा, इससे आगे और अच्छा होगा। जी। तो शायद वही उसका लाइफ साइकिल होता है। हाँ, जो सबसे बड़ा सब्जेक्ट है कि ये देख करके किसान अपने बच्चे को किसान नहीं बनाना चाहता। वो वो कहता है कि मैं तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुका हूँ, तुम शहर में जाके कहीं भी कुछ भी कर लेना, खेती मत करना। ये बहुत बड़ा फैक्ट है। बिल्कुल। नहीं, ये देखिए, मैं तो मुझे बहुत ही इंटरेस्ट है इस सब्जेक्ट में। मैं तो 90 के दशक में किया करता था अपनी ओर से एनवायरनमेंट पे राइटिंग। लेकिन आप जो कर रहे हैं वो बहुत ही बड़ी बात है, और मैं आपको फिर दोबारा से मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आप जैसे जर्नलिस्ट हैं अभी भी भारत में, जो इन विषयों पे ध्यान दे रहे हैं इतना। ऑल द यस बेस्ट सर। मनीष। थैंक यू।